हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। बेटा लास्ट टाइम हमने 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने आधा करा था। अप टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज तक करी थी। आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो पूरी करेंगे ही, साथ में बेटा नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और differences between properties of metals and non-metals and why metals and non-metals react differently। इस चीज को भी समझने के लिए हमें आयनिक बॉन्ड को समझना पड़ेगा। what are ions, how ions are formed। so ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। so let's begin। so students, now we will be talking about reactions of metals with salt solutions। So what is a salt? Salt is any substance that has got two parts, positive and negative. First part, positive, is actually made up of some metal. For example, we can say NaCl, copper sulfate, then silver nitrate. So many salts are possible. First part is always positive. It can be +1, it can be +2, it can be +1 again, it can be +3, like in AlCl3. Okay, so what thing is to be remembered, that first positive part is actually metallic component in all these salts. Okay, now we are reacting metals with salt solution. Solution means this salt has been dissolved in water। मतलब हमने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सोल्यूशन बन गया। अब हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी है कि ए भी एक सॉल्ट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें हमने एक न्यू मेटल सी डाल दी। अगर ये मेटल सी ए के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सी ए को इसके सॉल्ट में से निकाल देगी, खुद इसकी जगह जाके एक्वायर कर लेगी। सो एज अ रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट हो गई, ए की प्लेस पे सी जाके ये बैठ गया। सो सी हैज डिस्प्लेस्ड ए, मोर रिएक्टिव मेटल हैज डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो इट बिकम्स Cb और ए जो है वो बाहर निकल गया। ठीक, सो इस चीज को हमने बेटा ध्यान में रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। बेटा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पहलवान इंसान एक कमजोर इंसान को उसके घर में से बाहर निकाल देता है। पहलवान मतलब जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कमजोर इंसान को उसके घर से बाहर निकाल देगा और खुद उसके घर में बैठ जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल टू मेमोराइज। हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा, फिर हमें ध्यान से और भी ये समझ आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कभी देखा है? कॉपर सल्फेट बेटे बाजार में जो पंसारी की दुकान होती है ना, जहाँ पे अलग अलग तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं, वहां पे अवेलेबल होता है। इसको इसका ब्लू कलर होता है और जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर सोल्यूशन में अगर जिंक की एक रॉड डिप कर दें तो जितनी हिस्से को हमने डिप किया है ना, उस हिस्से में रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नाउ व्हाट विल हैपन, जिंक यहाँ पे पहलवान है और कॉपर बेचारा कमजोर आदमी है, तो जिंक कॉपर को उसके घर से निकाल देगा और खुद उसके घर में जाके बैठ गया और कॉपर बाहर निकल गया। तो हम देखते हैं कि जो पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन था अब वो कलरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि अब सोल्यूशन क्या बन गया है? अब सोल्यूशन बन गया है जिंक सल्फेट, जिसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमने याद रखनी है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसी तरह से बेटा अगर कॉपर सल्फेट में हम आयरन रॉड डिप कर दें, कई बार आपने ये केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है देखा भी हो कि अगर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है और इसमें हमने थोड़ी बहुत आयरन की नेल्स डाल दी, ठीक,
आयरन की नेल्स अगर थोड़ी देर इसमें पड़ी रहेंगी, देन वी विल सी कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन ने कॉपर को उसके सल्फेट सोल्यूशन में से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। सो FeSO4 बन गया। अब ये जो FeSO4 है इसका कलर ग्रीन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हमने शुरू में लिया था नीले रंग का था, अब जब उसमें आयरन नेल्स डाल दी, थोड़े समय बाद उसमें FeSO4 बन गया, इसका कलर ग्रीन होता है। So as a result, blue color solution after some time, owing to this displacement reaction, will turn into green solution. So ये चीज ध्यान में रखनी है, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ वहीं पॉसिबल होएगी जहां मोर रिएक्टिव मेटल है। सपोज अब मैं FeSO4 सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दूं, व्हाट आई एम सेइंग, FeSO4 सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दूं, तो बेटा जी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इसमें कॉपर जो है वो कमजोर इंसान है, लेस रिएक्टिव है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस more reactive iron from its salt solution, so there will be no reaction. Okay, this you are to keep it in your mind. Next example we are taking is of, we are putting copper rod in silver nitrate and we see that copper is able to displace silver from its nitrate solution. So copper nitrate is formed, silver is removed from sulfate nitrate solution. But you are to keep this thing in mind that number one, which one is more reactive? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज। सेकेंडली, आपको इन सब की आयंस की वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये नए फॉर्मूले बना सकोगे, इक्वेशन बैलेंस कर सकोगे। तो उसके लिए भी मैंने आपको पिछली बार ट्रिक बताई थी, फिर से इस बार बता देती हूँ बेटा कि फॉर्मूले लिखने के लिए आपको जैसे जिंक सल्फेट लिखना है। ये मेरे पास फॉर्मूला कहां से आया बेटा, मुझे ये पता है कि जिंक का 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है और सल्फेट पे 2 नेगेटिव होती है। तो अगर यूजुअली हमने बेटे इनको एक्सचेंज करना होता है, अगर ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिंक सल्फेट एज सच लिख देंगे। अब जैसे नाइट्रेट है, सपोज आपको जिंक नाइट्रेट लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जिंक का 2 पॉजिटिव होता है और नाइट्रेट का -1 होता है। जब इनको आप एक्सचेंज करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, जिंक NO3 होल ट्वाइस, ये बन गया जिंक नाइट्रेट। तो आप किसी भी तरह से बेटा कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, बशर्ते आपको वैलेंसीज जो हैं वो ध्यान में हो। सो कंसेप्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट में क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करना है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, और जब हमने डिस्प्लेस करके नया फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए आपको वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू मेक एनी फॉर्मूला। आगे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। मेटल्स क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स जो हैं क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड बनाते हैं, और ये मेटल क्लोराइड आयनिक इन नेचर होते हैं। अब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड कैसे बना रही है वो समझते हैं। मेटल एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है, ठीक है। और बन क्या जाएगा, अगर मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मेटल पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इट विल बी गेन्ड बाय क्लोरीन एटम। एज अ रिजल्ट जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो Cl नेगेटिव एनायन बन जाएगा। अब मेटल का पॉजिटिव और Cl का नेगेटिव ये मिलके जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इस क्लोराइड को हम बोलेंगे दिस इज आयनिक इन नेचर।
बेटा आगे जब ये केमिकल रिएक्शंस फिनिश अप हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश अप हो जाएंगी ना, तो उसके बाद आयनिक बॉन्ड भी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी, तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। पर अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन पे फोकस रखते हैं। याद हमने ये रखना है कि सारी की सारी मेटल्स क्लोरीन के साथ मिलके मेटल क्लोराइड बनाती हैं, और मेटल क्लोराइड की नेचर आयनिक होती है, ये याद रखना है। सो कौन कौन सी मेटल्स हमने यहाँ पे लर्न करनी है? सोडियम है, सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड कुछ सुना सुना सा नाम है ना, खाने वाला नमक, वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। बेटा एक बार फिर से मैं आपको वही चीजें हर बार कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना आता है तो कंसेप्ट समझ के आप एग्जाम में फियर फैक्टर को ओवरकम कर सकते हो। सो यहाँ पे CaCl2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बना, अगर हमने इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज कर दी तो। नेक्स्ट मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि क्लोराइड बनना है, क्लोराइड का मतलब है Cl-1, मैग्नीशियम का मतलब है Mg2 पॉजिटिव। तो बेटा आपको ये MgCl2 फॉर्मूला अपने आप आना चाहिए। एल्यूमिनियम को जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और फॉर्मूला कैसे बनेगा, यस Al3 positive Cl-1, exchange the valencies and you get AlCl3 like this. Point to be remembered is कि यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल डाला हुआ है ना, ट्राइंगल का मतलब है कि हमने जब एल्यूमिनियम को गर्म करना है बेटा तभी ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है जिंक को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं जिंक क्लोराइड बन रहा है, आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ऑन हीटिंग FeCl3. Point to be remembered is it is not FeCl2, that means आयरन यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। कॉपर ऑन हीटिंग विद क्लोरीन गिव्स CuCl2. सो आई होप बेटा आपको अब ये चीज क्लियर होगी होगी कि मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। और ये आपको एग्जाम में रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि व्हाई मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, तो इसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देती है, इस वजह से आयनिक क्लोराइड बनते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, यूजुअली क्या होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हम सबको पता है। किस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और मेटल पॉजिटिव बना दिया। हाइड्रोजन भी यूजुअली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव बनाती है। तो अब सोचो M पॉजिटिव और H पॉजिटिव क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, ये बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो अब मेटल्स यूजुअली जनरली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, बट very reactive metals can force hydrogen to gain electrons. अब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो हाइड्रोजन को फोर्स करेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करो, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाओ? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड के साथ M पॉजिटिव रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे। हाइड्राइड कैसे बना? जब हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और H-1 हाइड्राइड आयन बन गया। ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि यूजुअली जनरली मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेटल भी जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करती है और हाइड्रोजन भी जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। पर जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने पे मजबूर करेंगी, वो बोलेंगी लूज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन गेन करो। सो गेन करके हाइड्रोजन का हाइड्राइड बन जाएगा। M पॉजिटिव और H नेगेटिव ये मेटल हाइड्राइड बनाएंगे जो कि आयनिक इन नेचर होंगे। हम इसमें ध्यान से रिएक्शन याद करेंगे कि सोडियम को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो
बन जाएगा NaH। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। लाइक दिस देन इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा? CaH2। कैसे बना CaH2? डायरेक्टली इनको जोड़ के लिख दिया मैंने बेटा। Ca2 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन -1 है, हमने यहाँ पे वैलेंसीज एक्सचेंज की हैं तो बन गया CaH2। सो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन हाइड्राइड की फॉर्म में होएगी और हाइड्राइड्स जो हैं वो आयनिक इन नेचर हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हमने पढ़नी है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। बट माय सजेशन टू यू इज कि अगर हम एक कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। मेटल्स की हमने डिटेल में कर रखी है, नॉन मेटल्स भी डिटेल में करेंगे, बट इन अ कंपैरेटिव मैनर, कंपेयर कर करके चलेंगे। उससे लर्निंग काफी आसान हो जाएगी, इफेक्टिव रहेगी। मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इन ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाते हैं बेस, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। सो हम बोलते हैं कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए जिनकी नेचर बेसिक है। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगी। मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं। फर्क क्या है? मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक या कई बार एम्फोटेरिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, बर्निंग ऑफ कार्बन अकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा जब पानी में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3। और अगर कार्बोनिक एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। सो ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई है, एक न्यूमोनिक लर्न करवाया था, बार ब्लू लिटमस इज टर्न्ड इनटू रेड विद द हेल्प ऑफ एसिड। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सल्फर की एग्जांपल लेते हैं। सल्फर भी नॉन मेटल है। सल्फर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है तो बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। इन एसिड्स के नाम और फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। ओके, सल्फ्यूरस एसिड भी लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है। दैट मीन्स सल्फ्यूरस एसिड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है कि जब फॉस्फोरस यानी P4, ये भी एक नॉन मेटल है, जब फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसने भी ऑक्साइड बनाना है। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा मीन्स 5। सो P2O5 इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो अभी तक हमने कितनी नॉन मेटल्स करी हैं? फर्स्ट इज कार्बन, सेकेंड इज सल्फर, थर्ड इज फॉस्फोरस। तीनों को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तीनों के ऑक्साइड बने। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और जब इन ऑक्साइड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने देखा एसिड्स बने, कार्बोनिक एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड बना, और इन एसिड्स ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर कार्बन को हम प्रॉपर सप्लाई देने की बजाय, ऑक्सीजन की, एयर की प्रॉपर सप्लाई देने की बजाय इनसफिशिएंट सप्लाई दें, जैसे कई बार आपने पहले ये एग्जांपल सुना होगा कि अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी में कोयला जलता है ना, बंद कमरे का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट। कुछ देर तो सफिशिएंट रहेगी, बाद में इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाएगी। तब उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। आपने ये सुना हुआ है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता बेटा, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा। ओके, अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल में ही कंसिडर की जाती है ना कई बार, अगर हाइड्रोजन की हम वाटर, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है वाटर। वाटर तो भाई सबको पता है कि न्यूट्रल है। फाइन, सो हमने ये पॉइंट याद रखना है कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं, और इन ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, एसिडिक या न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब और एम्फोटेरिक का मतलब, मेटल्स में हमने पढ़ा कि इनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे। नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा कि इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। एम्फोटेरिक होते हैं which can act as both acid as well as base। न्यूट्रल होते हैं neither acid nor base। ये पॉइंट अपने दिमाग में आप अच्छे तरह से सेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स के केस में हमने ध्यान से याद है हमें कि मेटल्स जो हैं वो वाटर या स्टीम में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, और नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल्स वाटर या स्टीम में से किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इसका कारण क्या होता है, मेटल्स क्यों रिएक्ट करती हैं, अगर हमें वो पता है, मेटल्स लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, और ये इलेक्ट्रॉन वाटर के H पॉजिटिव के साथ भी ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को मिल जाता है, M पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये न्यूट्रलाइज हो गए, H एटम बन गया, दूसरा H एटम बन गया, ये कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल। तो मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं वाटर में से। क्यों कर सकती है, बिकॉज मेटल उनको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, मेटल कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन। अब नॉन मेटल्स का पंगा क्या है कि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस H positive ions of water into H2 gas. This point is to be remembered. Non-metals do not react with water. Why? Because they cannot give electrons to reduce H positive. Okay, next is reaction with dilute acids. Metals displace hydrogen from dilute acids. This thing we have done in detail. Again, why metals can displace hydrogen from dilute acid? Because metal is going to lose electron, and acids like HCl, yeah, any acid is having H positive ion. H positive will gain electron and hydrogen atom will be formed. One hydrogen atom combines with another hydrogen atom and hydrogen molecule is formed. So the basic reason why metals react with dilute acid is metals give electrons to H positive of acid. बट नॉन मेटल्स में फिर से वही पंगा है, नॉन मेटल्स नहीं भाई डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती। क्यों? बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस H पॉजिटिव फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब ऐसे करते हैं, हम नॉन मेटल ले लिया हमने कार्बन, उसके बीच में डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। फिर हमने लिया नॉन मेटल फास्फोरस, फास्फोरस के बीच में डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। देन सल्फर ले लिया, सल्फर में भी डाल के देखा डाइल्यूट H2SO4, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सो ये याद रखना है कि मेटल्स जो हैं उनकी सारी रिएक्शंस क्यों होती हैं, बिकॉज मेटल्स कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स की क्यों नहीं हो रही है वो रिएक्शंस, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले कंपैरिजन करेंगे कि मेटल्स के केस में हमने क्या पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? ओके,
भाई हमने ये पढ़ा था कि जो ज्यादा लड़ाका मेटल होएगा, जो ज्यादा पहलवान मेटल होएगा, वो कमजोर मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से बाहर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये किया था ना हमने। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से नॉन मेटल्स के केस में देखते हैं कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल सकती है। अब आप सोचोगे इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फर्क क्या हुआ? एनी गेसेस? ध्यान से, बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व करो बेटा। अगर ए बी में मैंने सी डाला और मेरे पास सी बी बना और ए निकला, ए बी में मैंने सी डाला और मेरे पास ए सी बना और बी निकला, तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या फर्क है? एक में मैं बताती हूं बेटा, एक में पहला पार्ट यानी मेटल उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, सी जो है वो ए की जगह पे जाके बैठा है, ए बाहर निकला है, फाइन। अब सी बी की जगह पे जाके बैठा है, क्या हुआ भाई? सी बी की जगह पे जाके बैठा ना और बी बाहर निकल गया। सो ये नॉन मेटल्स का केस है और ये मेटल्स का केस है। याद रखो सॉल्ट में हमेशा मेटल फर्स्ट पार्ट होता है और नॉन मेटेलिक पार्ट बाद में आता है। सो आई होप डिफरेंस इज नाउ क्लियर टू यू। Next is reaction of metals with chlorine और reaction of non-metal with chlorine. Metals के केस में हमने ये पढ़ा कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, जहां पे मैंने आपको Na+Cl2 एग्जाम्पल दी थी, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। नॉन मेटल्स वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करी, HCl बन गया। P4 फॉस्फोरस है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, PCl3 बन गया। कार्बन है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करी, CCl4 बन गया। अब इन क्लोराइड्स में और इन क्लोराइड्स में फर्क क्या है? इनको तो हम क्लोराइड कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्लोराइड जो है वो Cl-1 होता है ना। Cl-1 कैसे बनता है? जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना, तब बनता है Cl-1। सो मेटल्स आयनिक क्लोराइड बना रहे हैं और यहां पे क्लोरीन क्लोराइड नहीं बना रही, यहां पे क्लोरीन जो है वो कोवेलेंट क्लोराइड बना रही है। कोवेलेंट क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। शेयर करने का मतलब क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, सपोज ये कजन सिस्टर्स हैं, एक के पास ब्लू ड्रेस है, एक के पास ब्लैक ड्रेस है, दोनों ने वो अपनी ड्रेसेस शेयर कर ली, तो अब उन दोनों के पास दो दो ड्रेसेस हो गई। हालांकि एक के पास ब्लू, एक के पास ब्लैक ड्रेस है, जब शेयरिंग करी तो दोनों ही दोनों ड्रेसेस पहन सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ना इसने गेन किया ना लूज किया, ना क्लोरीन ने गेन किया ना लूज किया। तो जब शेयरिंग बेस्ड कोई कंपाउंड बनता है ना, तब उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट इन नेचर। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज मेटल्स क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाते हैं बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्लोराइड बन जाएगा। नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, फाइन, ये नीचे लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, नॉन मेटल्स डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन। इसलिए इन केसेस में, नॉन मेटल्स के केसेस में आपको याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनेंगे। अब मैंने मेटल के आयनिक क्लोराइड के एग्जांपल आपको NaCl दी, खाने वाला नमक, और ये पानी में घुल जाता है ना इजीली बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आयंस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या इसके वेपर बनते हैं? नो। सो दिस इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मींस ऐसा सब्सटेंस जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अब अगर बात करें हम
नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स की। तो नॉन मेटल के क्लोराइड्स जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दैट मींस वो अपने आयंस में नहीं डिसोसिएट होंगे, नहीं टूटेंगे, आयंस बनेंगे ही नहीं क्योंकि Cl नेगेटिव तो है ही नहीं। फाइन। पर इनके जो है वेपर्स बनते हैं, दैट मींस दे आर वॉलाटाइल इन नेचर। वॉलाटाइल का मीनिंग क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन फॉर्म वेपर्स। नाउ लास्ट रिएक्शन कंपैरिजन अकाउंट पे जो हमने करनी है वो है मेटल्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल्स के केस में हम पढ़ चुके हैं कि यूजुअली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, सिर्फ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं जो कि आयनिक इन नेचर होते हैं। फाइन। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। कोवेलेंट का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम नॉन मेटल सल्फर के साथ, बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। इसकी स्मेल इतनी गंदी होती है जैसे सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नॉन मेटल है, इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई है तो बना अमोनिया NH3। फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया इज NH3। NH3 की भी H2S की तरह खासियत क्या है कि ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड है। नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, क्यों? फिर से वही रीजन आएगा जो हमने तकरीबन सारे नॉन मेटल्स के रिएक्शंस में दिया है कि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन। सो इस तरह से हमने सारी रिएक्शंस में एक ही बात पढ़ी है, वो ये कि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, metals can give electrons, metals can lose electrons, whereas non-metals cannot lose electrons। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हमें ये जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते क्यों हैं। रिएक्ट करने का मतलब है कि वो किसी तरह का कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि मेटल्स जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। आखिर ये आयनिक कोवेलेंट क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं? तो इसके लिए हमें पहले ये समझना है कि कौन रिएक्ट नहीं करता। तो फैक्ट है कि नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। तो नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती? वो इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। बेटा हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले शेल में, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8। क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन में बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जीनॉन में भी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी कॉल दिस 8 इन आउटर मोस्ट शेल एज ऑक्टेट। हम कहते हैं कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम के लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। सो कंप्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होएगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चीज स्टेबल होएगी, उसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि
उनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं और उन्होंने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में ही सबसे रिएक्ट करना है। अब मेटल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। सो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम की 282, एल्यूमिनियम की 283। सो बाहर वाले शेल में कितने हैं? सोडियम के पास 1, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3। सोच के देखो, अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम रिमूव कर दे, मैग्नीशियम ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे, एल्यूमिनियम ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे, अगर ये इस तरह से निकल जाएं तो बाहर वाले शेल में, यानी अब सेकंड शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है ना। सो उनका ऑक्टेट, बाहर वाला शेल पूरा हो जाएगा अगर ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, लूज कर दें। मेटल जब अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालेगी, लूज करेगी, तो वो पॉजिटिव आयंस बनाएगी, ठीक है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? नोबल गैस जैसी। सो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी। नॉन मेटल के केस में क्या होता है? नॉन मेटल के केस में जैसे हमने एग्जांपल्स लिए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 25, 26, 27। अब ध्यान से देखो, अगर बाहर वाले शेल में इसने 8 पूरे करने हो तो व्हाट इट विल हैव टू डू? It will have to gain 3 electrons. It will have to gain 2 electrons. It will have to gain 1 electrons. That means non-metals के valence shell में 5, 6, 7 electrons होते हैं और इन्होंने अगर वो अपने electrons 8 complete करने हैं तो इनको electrons gain करने पड़ेंगे ताकि इनकी configuration noble gas configuration हो जाए, नोबल गैस के जैसे ये बन जाए। सो नॉन मेटल कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाती है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो कैसे आयन बनेंगे? नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब यहां पे मैंने बोल दिया पॉजिटिव आयन, यहां बोल दिया नेगेटिव आयन। पहले ये तो समझ लें कि आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। कहने का मतलब ये है कि एटम के ऊपर तो वैसे कोई चार्ज होता नहीं है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट आयन ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है। ये एक एटम भी हो सकता है और कुछ एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है जिनके ऊपर कलेक्टिव कोई चार्ज आ जाए, उसको एटम आयन बोला जाता है। आयन कैसे बनता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तब जाके आयन बनता है। अब आयन में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम कभी नहीं होता, तभी तो आयन के ऊपर चार्ज होता है। एटम जो है, एटम हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर आयन जो है वो तो न्यूट्रल है ही नहीं ना। वो न्यूट्रल क्यों नहीं है? उस पे चार्ज है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं हम कटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं हम एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब कोई एटम, जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, कि जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, एज अ रिजल्ट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 11 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम में 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। अगर सोडियम ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाल देता है तो क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई ये सोडियम पॉजिटिव? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, 11 की बजाय 10 रह गए। प्रोटॉन तो कोई नहीं ना निकला, प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहेंगे।
अब अनइक्वल नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, किसका नंबर ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है, तो इस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो कटायन हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। एनायन की बात करते हैं। एनायन में जैसे क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 17 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में 2 8 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। अब इसके पास कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 17 में एक और ऐड हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन बन गए। 2 8 8, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसके पास अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से क्या ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आयंस मेटल्स द्वारा बनाए जाते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनायंस कहते हैं। अगेन कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसको ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे एटम पे और एज अ रिजल्ट नेगेटिव आयन बने। एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव आयन बना, और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे के पास, नेगेटिव आयन बना। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कटायन और एनायन, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जैसे हम कर चुके हैं एक बार, NaCl की फॉर्मेशन दोबारा सुनते हैं। सोडियम एक ऐसा एटम है जिसके पास कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। 11 प्रोटॉन्स तो बैठे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हैं। पहले शेल में, जिसको हम के शेल बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा शेल जिसे हम एल शेल बोलते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरा जिसे हम एम शेल बोलते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन में देखो, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके यहां आ जाए, आई एम रिपीटिंग, अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके क्लोरीन के बाहर वाले शेल में आ जाए, तो सोडियम के बाहर वाले शेल में भी 8 हो गए और क्लोरीन के भी बाहर वाले शेल में 8 हो गए। पर अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव। इनके ऑक्टेट तो जरूर कंप्लीट हैं, इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक बन गया कटायन, एक बन गया अनायन। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब इसी तरह से हमें स्टडी करना है फॉर्मेशन ऑफ MgO। MgO एक ऐसा आयनिक बॉन्ड है, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है बाय लॉस एंड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके पास होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। अगर ये बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाए, मैग्नीशियम में से रिमूव हो जाए, तो क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 और 6, तो बाहर वाले शेल में 8 पूरे करने के लिए ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो बन जाता है O2 नेगेटिव, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, now they will be having electrostatic forces of attraction.
सो एज अ रिजल्ट MgO बन जाता है। लास्ट में हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 283। 283 बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर एल्यूमिनियम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से बाहर निकाल देता है तो इसके पास पीछे 8 बच जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 3। कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? 3 पॉजिटिव। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये 3 क्लोरीन एटम एक एक करके इनको गेन कर लेते हैं। क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl-1 बना। ऐसे कितने बन गए? 3 बन गए। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 क्लोराइड आयंस ये मिलके बनाते हैं AlCl3। सो इस तरह से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। I hope students now the chapter is clear to you. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट करती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। बट द थिंग इज कि एग्जाम में बहुत बार हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से आगे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। नोट्स को टाइम टू टाइम बेटा सप्लीमेंट करिए। स्टिकी नोट्स की हेल्प से जो भी कोई नई चीज आती है उसको आप उसके नोट्स के बीच में लिखिए। पहली बात है अच्छे ढंग से तैयार किए हुए नोट्स। दूसरी बात है नोट्स को 2 या 3 बार पढ़ना। देन रिटन प्रैक्टिस। और इससे एक्स्ट्रा जो अगर हमें कुछ करना है वो है कि हमें क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। सिंस फर्स्ट टर्म में बेटा आपको MCQs आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको चाहे फिलअप्स हैं चाहे वो 1 word questions हैं, you should be enriched with sufficient material. So questionnaire आपके पास होना चाहिए। For that I will be posting one more video with the caption TYK, test your knowledge. तो इसमें बेटा जो करना ऐसे है कि स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे उस वीडियो में, और आपको वो पॉज करके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए। गिव सफिशिएंट टाइम। ठीक, आंसर्स लिखिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से अपने आंसर्स चेक करिए, मैच करिए ठीक हैं भी या नहीं। सो आई होप यू विल एंजॉय डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस। टू ऑल द बेस्ट once again, and if you like, please subscribe to Chemistry Realm. Wish you happy learning, wish you very best, stay safe, enjoy.